बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमारी जो अब तक डिस्कशन हो चुकी है वो हमने ये पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लिया था कि व्हाई वी नीड अश्योरेंस। हम इसको डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अश्योरेंस चाहिए क्यों होती है, हमें क्यों किसी की सर्टिफिकेशन चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर सेकंड, हमने कल की क्लास में ये डिस्कस किया कि अश्योरेंस है क्या एक्चुअली। इसी वर्ड को हमने एक्सप्रेस किया कि एश्योरेंस है क्या। अभी तक हमने सिर्फ ये दो बातें सीखी हैं कि भाई हमें एश्योरेंस चाहिए क्यों है और एश्योरेंस है क्या। ठीक है, सो एश्योरेंस मीन्स अ सर्टिफिकेशन। एक छोटी सी बात से आगाज करता हूँ कि हम लोगों को ये आइडिया हो गया कि फॉर एग्जांपल अगर ये कंपनी है नेस्ले पाकिस्तान, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि ऑनलाइन के लिए भी विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। सपोज ये एक कंपनी है नेस्ले और यहाँ पे इनके कुछ ऑनर्स हैं और हम लोगों ने बार बार एक बात पढ़ते हैं, ऑनर्स आर एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम दी मैनेजमेंट। ये नेस्ले की मैनेजमेंट है जो लोग चला रहे हैं। ऑब्वियस बात है, ये बातें हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है तो क्या सब पब्लिक इस पे एतबार कर ले फौरन से पहले आंखें बंद करके कि हाँ भी ठीक बनाई? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई हो जो इंडिपेंडेंटली हमें आकर कहे कि हाँ मैंने चेक कर लिया है, अब ये ठीक है, अब आप इस पर रिलाय कर सकते हो। सो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर हमारे पास आता था प्रैक्टिशनर, या जिसे हम कहते थे फर्म, या दूसरा वर्ड प्रैक्टिशनर, ऑडिटर जिसे आप कहते हो। प्रैक्टिशनर आता है, वो अपना होमवर्क मुकम्मल करता है इसके ऊपर, और होमवर्क मुकम्मल करके कहते हैं हाँ मैंने ये चेक कर लिया है। ऑनर्स को बताता है कि जनाब अपनी रिपोर्ट में कि जनाब मैंने होमवर्क कर लिया है। होमवर्क मींस द प्रोसीजर्स परफॉर्म बाय द ऑडिटर। और वो बताता है अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसे आप नाम देते हो हरफे आम में ऑडिट रिपोर्ट का नाम दिया जाता है। इसमें वो ऑनर्स को बताता है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी मैनेजमेंट ने तैयार की है आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये बिल्कुल ठीक है, जैसे फैक्ट्स रियलिटी में हैं वैसे ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। तो ये थी वो बेसिक रीजंस जिसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशंस इन दो लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 2 और 3 में कर चुके हैं। अच्छा, आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हमने क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज का हमारा टॉपिक ये है कि अब ये जो सारा सिनेरियो बिल्ट हो गया कि मैनेजमेंट इज एक्चुअली द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और इसी मैनेजमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल पार्टी भी कहते हैं। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मीन्स द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बात भी हमने डिटेल डिस्कशन कर ली हुई है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद क्या है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। आई होप कि ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट एक रिकॉल है बैक पे। ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट देनी है, ये बात हम कल बहुत डिटेल में इस लेक्चर में पढ़ चुके। अश्योरेंस ऑडिटर ने सर्टिफाई करना है कि यार फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, यानी इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे रियलिटी में फैक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं वैसे ही रिपोर्ट में अगर कहीं लॉस हुआ है तो लॉस रिफ्लेक्ट हो रहा है, कोई एक्सपेंस इनकर हुआ है तो एक्सपेंस रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, इनकम अगर ज्यादा है तो ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है, कम है तो कम। सो वो उसकी रिपोर्ट, वो अपनी सर्टिफिकेशन देने लगा इसके ऊपर। तो ऑब्वियस बात है रिपोर्ट से मुराद है कि ऑडिटर का ओपिनियन, यही मुराद है ना, यही तो सर्टिफिकेशन है। इनफैक्ट यही, इसी बात की तो वो तस्दीक कर रहा है। और तस्दीक कैसे करेगा, वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज लिखता है और वो कहता है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। ये उसका ओपिनियन है, ये उसका ओपिनियन है। और जनरल पब्लिक, जिसे आप क्या कल हमने क्लास में क्लासिफाई किया था, इंटेंडेड यूजर कहते हो जिसे। अक्सर आप दूसरे सब्जेक्ट्स में जाओ तो आप इसे इकोनॉमिक यूजर्स के नाम से भी जानते हो। अकाउंटिंग में अक्सर वर्ड यूज किया होता है इकोनॉमिक यूजर्स।
सो इनफैक्ट आप यूजर्स को ये तसल्ली देना चाहते हो कि आपके हाथ में जब फाइनेंशियल्स आई है, इस पे अगर मेरे सिग्नेचर हैं, मेरी रिपोर्ट है, मैं उसमें मेरा ओपिनियन है और ओपिनियन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो आप आंखें बंद करके रिलाय कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑडिटर, इनफैक्ट ये जो पिटिशनर है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑनर्स। इसका ना इनके साथ ताल्लुक है ना इनके साथ ताल्लुक है। यही चीज इसकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करती है। ये बातें हमने बहुत डिटेल में पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर ली हैं। सो हम आज बात करेंगे, सारी की सारी लेक्चर का जो बेस होगा वो होगा ओपिनियन के ऊपर, कि जनाब ओपिनियन कैसे एक्सप्रेस करें। सो रिपोर्ट के अंदर ये सारा जो केस स्टडी बनाया, ये जो सारा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दो चीजें। आज हम अपना थर्ड क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं और वो है ओपिनियन एंड टाइप्स, कि भाई कितनी ओपिनियंस हैं और कितनी टाइप्स हैं। सो ओपिनियन मींस एश्योरेंस लेवल, कितनी किस्म की एश्योरेंस दे सकता है। तो तीन तरह की एश्योरेंस जिक्र में आती हैं, रीजनेबल एब्सोल्यूट एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस। तीन तरह की एश्योरेंसेस, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, एब्सोल्यूट नाम से जाहिर है 100%, रीजनेबल दैट में भी, अच्छा इसकी कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है ना स्टैंडर्ड में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग में, ना कहीं और। बस हम ये कह सकते हैं रफली, अगर ऑडिटर या इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर 90% तक समझ रहा है कि हाँ सब चीजें ठीक हैं, तो ये उसकी एक रीजनेबल, मतलब 100% भी नहीं है और लेस देन 80% या 75% लेस देन भी नहीं है, मतलब हम कहीं क्लोजर अप्रोच पे चल रहे हैं। और लिमिटेड के नाम से जाहिर है मतलब किसी हद तक लिमिटेड, 100% भी नहीं, लेस देन मे बी लेस देन 50% अश्योरेंस दे रहा। सो अश्योरेंस की टाइप्स आ गई कि ओपिनियन तीन तरह का हो सकता है। एब्सोल्यूट, क्या ऑडिटर एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकता है? देखो ये सिनेरियो यही है, सिनेरियो को थोड़ा सा मजीद थोड़ा एरिया साफ कर लेते हैं बोर्ड का। सिनेरियो यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई? मैनेजमेंट ने बना के कहा कि हमने इसे बेहतरीन बनाया है। क्या थर्ड पार्टी मान ले? क्या ऑडिटर यूजर मान ले? यूजर तो कहेगा नहीं भाई मुझे एतबार ही नहीं है। क्या पता आपने इसमें खुर्द-बुर्द की हो, क्या पता आपने इसमें प्रॉपर्ली ये प्रिपेयर ही ना की हो, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हो, एरर्स हो सकता है आपने, रिस्क है कि आपने इसमें मिस स्टेटमेंट की हो किसी किस्म की, कोई अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए। ये भी, इस पर भी बड़ी डिटेल बात हो चुकी है हमारी कि प्रेजेंट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तोड़ा मरोड़ा जा सकता है, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो मैं कैसे एतबार कर लूँ? चले फर्म हायर करें, फर्म हायर कर ली, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने अपना ओपिनियन दे दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अब यूजर कहेगा हाँ अब मैं रिलाय करता हूँ, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, इसका कोई लिंक नहीं है ना मैनेजमेंट के साथ, ना ऑडिटर के साथ, ना मैनेजमेंट के साथ, ना ऑनर्स के साथ। तो फिर क्या सबसे पहली बात, क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है? एब्सोल्यूट मींस ऑडिटर कहे 100% मैं इस बात की तस्दीक करता हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हर चीज करेक्ट है, हर चीज ट्रू एंड फेयर है। मतलब इनकम है, देखो मोटे मोटे हेड ऑफ अकाउंट्स याद करते, अकाउंटिंग पढ़ के आए हो ना, मोटे मोटे हेड ऑफ अकाउंट्स याद करते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, मोटे, और इक्विटी। ये 5 हेड ऑफ अकाउंट्स ही हैं अकाउंटिंग के अंदर, बाकी तो सारी इसकी टाइप्स हैं। सो हम बात करते हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दी जा सकती है। वो कहे मैं तुम्हें 100% ऑडिटर के मैं तुम्हें एश्योरेंस देता हूं कि एसेट्स बिल्कुल गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, liabilities giving a true and fair view, income giving a true and fair view, expenses giving a true and fair view, equity giving a true and fair view। क्या 100% एश्योरेंस दी जा सकती है? क्या इंसान ये कह सकता है मैं 100% एक एक चीज की तस्दीक करता हूं? नॉट पॉसिबल। मल्टीपल रीजन है कि ये काम हो ही नहीं सकता, 100% तस्दीक कर ही नहीं सकता मैं। उसकी कई रीजंस हैं क्यों नहीं कर सकता ऑडिटर ये 100% तस्दीक, मल्टीपल रीजंस हैं। उन रीजंस में से कुछ रीजंस यहां पे क्लासिफाई की मैंने। ऑडिटर कैन नॉट प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन के वर्ड बहुत टची है, इस पे भी बाद में आता हूं, पहले जरा रीजंस पे आता हूं। पहली रीजन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एस्टिमेट। यहां तक रुक जाता हूं बेटा, आप लोग अकाउंटिंग में अब जरा थोड़ा सा हमें आज के लेक्चर से हम अब थोड़ा टेक्निकल होने जा रहे हैं
और हम चूंकि पिछली बातों को जान चुके हैं कि ऑडिट क्यों कराया जाता है, हमें वो ओपिनियन चाहिए क्यों है, ये सब बातें हो चुकी। सो फिर हमें ज़रा देखना है, आज हम ज़रा ज़्यादा बात करेंगे अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव में। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स सो मैं ये ज़रा मिटा रहा हूँ, मैं ज़रा ऑडिट रिपोर्ट पे रहूँगा, ये बातें समझ आ गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स एस्टिमेट। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे करके या यहाँ पे करके आप एक कर्सर वर्ड पढ़ते रहे हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बड़े आराम, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। एक और भी प्रोविजन पढ़ते रहे हो, वैसे तो बहुत ज्यादा पढ़ते रहे हो, वो एस्टिमेट्स है, बिल्कुल एस्टिमेट है। प्रोविजन फॉर वारंटी भी पढ़ते रहे हो। yes, फिर इसी तरह आपने एक एग्जांपल दी जी, डेप्रिसिएशन भी तो एक एस्टिमेट है, ये भी तो एक अंदाजा ही है। तो बेटा एस्टिमेट्स तो वक्त के साथ साथ बदलते रहते हैं। ये तो एस्टिमेट का कॉन्सेप्ट क्या है कि यार जो प्रेजेंट टाइम के ऊपर, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक एस्टिमेट्स बिल्ड कर लिए जाते हैं। फिर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री भी तो एस्टिमेट्स वेट करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको आसान सी एग्जांपल देता हूं, कुछ लोग अपनी व्हीकल को, व्हीकल मीन गाड़ी, मशीनरी या व्हीकल, जो भी मैंने आसान लफ्ज़ में, अपनी व्हीकल्स को डेप्रिशिएट करते हैं एट द रेट ऑफ 20%। आप इंडस्ट्री किसी और में चले जाएं, आपको नजर आएगा वहां पे लोग 10% डेप्रिशिएट करते हैं। आप किसी और इंडस्ट्री में जरा चले जाएं, किसी और कंपनी में चले जाएं, आपको पता लगेगा लोग 5% डेप्रिसिएशन रेट यूज करते हैं। क्यों भाई? आप मैनेजमेंट से पूछते हो, मैनेजमेंट कहती है हमारा बेस्ट एस्टिमेट यही है, हमारा यूजेज कुछ इस तरह का है इसलिए हम इसे 5% डेप्रिसिएट करते हैं, हमारा यूजेज कुछ इस तरह का है इसलिए हम 10% करते हैं। इसका मतलब हर मैनेजमेंट के पास, से मैं कहता हूँ, आप नेस्ले के पास गए हो, आप यूनिलीवर के पास गए हो, आप मास्टर टाइल सिरेमिक इंडस्ट्री के पास गए हो, उन तीनों कंपनीज के अंदर डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उन तीनों की मैनेजमेंट की सोच डिफरेंट है, उनकी जजमेंट डिफरेंट है। वो कहते हैं भाई हमारी जजमेंट है, हमारा अंदाजा ये कहता है, हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें सजेस्ट करता है हमारी डेप्रिसिएशन 5 होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी आपके एस्टिमेट्स चेंज हो जाते हैं। तो फिर जब एस्टिमेट्स इतने डिपेंडेंट होते हैं किसी की जजमेंट के ऊपर, जो कि मैनेजमेंट है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी है, वही बना रही है ना फाइनेंशियल, उसकी इतनी जजमेंट के ऊपर इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर इसका मतलब है ऑडिटर जब इनको वेरीफाई करने आता है तो क्या 100% वेरीफाई कर सकता है? नहीं, नॉट एट ऑल पॉसिबली। ये तो चेंज इन इंफॉर्मेशन, चेंज इन एस्टिमेट। आप डेप्रिसिएशन की, अगर आप सब लोग थोड़ा सा रिकॉल करें तो डेप्रिसिएशन भी रिवाइज हो जाती है, चेंज इन एस्टिमेट है ये तो, क्योंकि आप उसकी यूजफुल लाइफ चेंज करो, डेप्रिसिएशन चेंज, आप रेजिडुअल वैल्यू चेंज करो, डेप्रिसिएशन चेंज। इसका मतलब ये हुआ कि एस्टिमेट की बात करूं अगर मैं, तो एस्टिमेट तो फिर, अच्छा एस्टिमेट की बात करूं वो तो चेंज इन इंफॉर्मेशन के साथ साथ ही एस्टिमेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि फिर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी टची है इन पॉइंट्स को लेकर, इस एस्टिमेट को लेकर, तो फिर ऑडिटर 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता है? कैसे वो 100% कह सकता है मैं तस्दीक करता हूं? 100% नहीं कर सकता, वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। कॉन्सेप्ट ये है। सेकंड, जजमेंट्स। क्या मैनेजमेंट अपनी जजमेंट से इस्तेमाल नहीं करती फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए? बेटा जजमेंट क्या है? ये जजमेंट्स ही तो हैं, ये जजमेंट्स ही तो हैं। वो जज ही तो कह रहे हैं कि हमारा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमें प्रेजेंट करता है, हमारी व्हीकल्स जो हैं वो इतनी देर में इनकी वियर एंड टीयर स्टार्ट होती है, तो हमारा डेप्रिसिएशन रेट इतना होना चाहिए। तो ये उनकी जजमेंट ही तो है। इसी तरह जब वो ये जज करते हैं कि वारंटी कितनी होनी चाहिए, कितने लोग आएंगे हमसे वारंटी का क्लेम लेने, ये क्या है? जजमेंट। जिसे आप क्या नाम दे रहे हो? मैनेजमेंट की जजमेंट। क्यों मैनेजमेंट की जजमेंट? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने की जिम्मेदार कौन है? मैनेजमेंट, जिसे आपने अभी बोला रिस्पॉन्सिबल पार्टी। जब जिम्मेदार ही ये है और यही जजमेंट बना रही है, तो बेटा ये जजमेंट गलत भी तो हो सकती है। और अगर जजमेंट गलत हो, क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज हुई, जजमेंट चेंज हो जाएगी, जजमेंट गलत हो सकती है, तो फिर ऑडिटर एब्सोल्यूट कैसे हो सकता है?
ऑडिटर इसी की तो तस्दीक करने आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एस्टिमेट्स हैं, जजमेंट्स हैं, अनसर्टनिटीज हैं, अनसर्टन सिचुएशन है, अनसर्टन इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, ऑब्वियस बात है देयर इज टू मच अनसर्टनिटी इन्वॉल्व। 5% प्रोविजन क्यों वारंटी की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1% क्यों, 5% क्यों नहीं, 6% क्यों नहीं। कुछ इंडस्ट्री प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करती है 1% पे, कुछ जैसा मैं लास्ट इंडस्ट्री की अगर बात करूं रेडॉल्फ लाइफ साइंसेज 1% एस्टिमेट पे क्रिएट करती थी। लॉजिकल रीजन कोई नहीं जी, उनकी एस्टिमेट्स है, उनका ख्याल है कि ये बेस्ट वे है। 1% ऑफ सेल्स प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि भाई इतनी प्रोविजन क्रिएट करनी, इससे ज्यादा नहीं करनी। हमारे लोग डाउटफुल नहीं होते, एस्टिमेट है ना। अब एस्टिमेट क्या है, हमारे लोग नहीं होते जी डिफॉल्ट करते हैं, हमारे फार्मर्स हैं, फार्मर नहीं डिफॉल्ट करता। तो अब आप क्या कर लोगे आगे, उनकी जजमेंट है, उनका बिजनेस एक्सपोजर है, उन्होंने अपने एक्सपोजर के मुताबिक आपको आंसर करना है। सो मैंने समझाना ये चाहा, जहां इतना ज्यादा कुछ एस्टिमेटेड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अंदर आ रहा है, तो फिर ऑडिटर उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर रिपोर्ट देता हुआ, ओपिनियन देता हुआ 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता है, नहीं दे सकता। ये पहली रीजन। सेकेंड रीजन, टाइम एंड कॉस्ट लिमिटेशन, फोकस ऑन द रिस्की एरियाज एंड ऑडिट सैंपलिंग। लो जी सेकेंड पॉइंट पे आ गए हम कि ऑडिटर 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता। जनाबे वाला, आपकी फाइनेंशियल्स मुकम्मल होती हैं से आपका फाइनेंशियल ईयर है 30 जून 2022 तक का, सपोज मैं अज्यूम करता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं सब बच्चे FAR 1 चूंकि पढ़ के आए हुए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी हुई है से 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक, ये फाइनेंशियल ईयर है कंपनी का। ऑडिटर कब आएगा, ऑडिटर को हायर किया जाएगा से ऑडिटर जुलाई में आ जाएगा, और उसने 4 महीने हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसने 31 अक्टूबर तक अपनी डेट तक अपनी रिपोर्ट इशू करनी है। कौन सी, ऑडिट रिपोर्ट। यस, लॉ के मुताबिक, बेशक नहीं भी पढ़ा हुआ तब भी बता देता हूं, कंपनी लॉ में ये गाइडलाइन मौजूद है, ठीक है। सो कंपनी लॉ ने गाइड किया कि 4 महीने के अंदर अंदर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट देनी है, ऑडिटर ने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस करनी है। क्या ओपिनियन, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। अब ये 4 महीने के अंदर आपने 1 साल का किया हुआ काम वेरीफाई कर रहे हो। हम बात करें हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये एक बात भी हमने कल के लेक्चर में कवर कर ली थी। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अगले हम 4 महीने के अंदर, जिसमें 4 महीने पूरे नहीं यूज करने, उसमें और भी बड़े काम होने हैं। सो हमें अप्रोक्सीमेटली लिमिटेड नंबर ऑफ डेज मिले जिसमें हमने 100% वेरिफिकेशन करनी है। क्या पॉसिबल है? खाली मैं कहूं ना सेल्स को वेरीफाई कर लो किसी बड़ी कंपनी की, तो सेल्स ही खाली वेरीफाई ना हो 3 महीने में। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एक कंपनी की जो सेल्स हैं, सपोज इनकम मीन सेल्स, वो हैं जी 1500 बिलियन, तो मुझे बताओ क्या 1500 बिलियन के अगेंस्ट कितनी इनवॉइसेस इशू हुई होंगी? मिलियंस ऑफ इनवॉइसेस। ऐसे इवन कि मैं ये शायद ये कह दूं बिलियंस ऑफ इनवॉइसेस। तो क्या बिलियंस ऑफ इनवॉइस से मैं कहता हूं कि इस 1500 बिलियन के लिए से अज्यूम करें से मैं कहता हूं रफ फिगर 3500 बिलियन आपकी इनवॉइसेस इशू हुई हैं। इनवॉइस कौन सी? सेल इनवॉइस। क्या वेरीफाई कर सकते हो हर एक इनवॉइस को इस 3 महीने में? पॉसिबल, एक हेड ऑफ अकाउंट पॉसिबल नहीं है। आप बात कर रहे हो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो एक हेड नहीं पूरा होना, जितनी मर्जी टीम लगा लो। तो इसका मतलब आपके पास तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड है। आपने जब फर्म को कहना मुझे और टीम के लिए, क्लाइंट के लिए टीम दें, तो उसने आपको 5 से 6 बंदों की या 10 बंदों की टीम दे देनी है। ये काम पॉसिबल नहीं। तो इसका मतलब इशू क्या आता है? टाइमिंग, कॉस्ट। और भाई इसको वेरीफाई करने जाओगे तो इतने ज्यादा रिसोर्सेज लेके आ जाओगे तो कॉस्ट ही इतनी ऊपर चले जाएगी, उतनी ऑडिट की फीस नहीं होगी जितनी ऑडिट की कॉस्ट आ जाएगी। देखो फर्म क्या कर रही है, ऑडिट फर्म, बिजनेस, दे आर डूइंग जस्ट बिजनेस, ठीक है। वो जब ऑडिट करते हैं तो दे आर गिविंग देयर सर्विसेज, अश्योरेंस सर्विसेज, और उस सर्विसेज के बदले वो पैसे लेते हैं। से मैं कहता हूँ 5 मिलियन उनकी रेवेन्यू है, उनका वो 5 मिलियन से ज्यादा का खर्चा आ जाएगा, उन्हें क्या फायदा हुआ काम करने का? सो इसकी वजह से वो क्या करते हैं फिर? इसका मतलब वो सिर्फ सहारा लेते हैं कि वो रिस्की एरियाज के ऊपर अपना फोकस करते हैं।
ऑडिटर देखते हैं कहाँ पे रिस्क मौजूद है। रिस्क किस चीज का? रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ एरर। ठीक है, नहीं नहीं लीज नहीं, इस तरह नहीं हेड लगाया जाता कि मुझे लीज मुश्किल लगता है तो लीज में रिस्क होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होते काम। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, कि कहां कहां गलती हुई है, मिस स्टेटमेंट कहां कहां हुई है, या रिस्क ऑफ मैं एरर कह देता हूं आसान लफ्जों के लिए, भाई कहां कहां रिस्क मौजूद है, वो उस एरिया पे फोकस करता है। कई दफा तो एरिया के अंदर कहां रिस्क मौजूद है वहां पे फोकस करेगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं ऑडिटर हूं, मैं सेल देखने गया, मुझे पता लगा 1500 बिलियन की सेल है मैं देखूंगा, सपोज बीइंग ऑन ऑडिटर, मैं देखूंगा कि यार किस महीने में सेल बहुत ज्यादा है, एक्सेप्शनली हाई है। जिस महीने में बहुत ज्यादा हाई, से मैं कहता हूं 1500 बिलियन 12 महीने की सेल है, लेकिन जून और जुलाई में 700 बिलियन सेल हुआ है इस 2 महीने में। इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सस्पिशन रेज हो जाना चाहिए, एक डाउट क्रिएट हो जाना चाहिए। मैंने फॉरन से पहले इवैल्यूएटर बन जाना है। मैंने कहना है ओए 2 महीने में 700 और बाकी 10 महीने में 700, यानी इतना डिफरेंस इस 2 महीने में ऐसा क्या हुआ कि इतनी सेल हुई। मैं उस 2 महीने पे फोकस करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है रिस्क ज्यादा है, यहाँ एरर हो सकता है, गलती हो सकती है, यहाँ पे मिस स्टेटमेंट यानी इंटेंशनल कोई बंदा उसको हरकत गलत कर सकता है। सो मेरा रिस्क ज्यादा हो गया, तो मैं रिस्की एरिया पे फोकस करूंगा या फिर ऑडिटर सैंपलिंग। अब ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह अगले चैप्टर में आएगा भी कि सैंपल क्या होता है। बेटा मैं 1500 बिलियन की इनवॉइसेस यानी 3500 इनवॉइसेस 3500 बिलियन इनवॉइसेस चेक नहीं करूंगा, मैं इनमें से कुछ इनवॉइसेस सिलेक्ट कर लूंगा, हर महीने से कुछ इनवॉइसेस। देखो मैं हमेशा पहले भी एक लेक्चर में बोला देख पकी हुई है कि नहीं, एक दाना या एक चम्मच खा के आइडिया हो जाता है कि देख पकी है कि नहीं। ये नहीं होता पूरी देख खाऊंगा तो पता लगेगा देख पकी हुई थी कि नहीं। ठीक है, सो इनफैक्ट मैं इन इनवॉइसेस से हो सकता है हर महीने से कुछ इनवॉइसेस सिलेक्ट कर लूं और उसको देख के अंदाजा लगाऊंगा कि अगर इनमें कितनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर इन सैंपल्स में प्रॉब्लम है तो फिर पॉपुलेशन में भी तो प्रॉब्लम होगी। अगर इन छोटे से कहता हूं 3500 इनवॉइसेस में से मैं 500 इनवॉइसेस 500 बिलियन इनवॉइसेस सिलेक्ट कर लेता हूं। अगर इन 500 में गलती मौजूद है, इसका मतलब है फिर बाकी 3000 जो मैंने चेक नहीं की उनमें भी गलतियां मौजूद हैं। बात समझ आ रही? स्टैट्स पढ़ के आए हुए हो तो इसे हम क्या करते थे, हम एक सैंपल को सिलेक्ट करते थे और उसकी बेस के ऊपर पॉपुलेशन का अंदाजा लगाते थे। तो मैंने इस पॉपुलेशन में से ये सैंपल सिलेक्ट कर लिया और मैंने कहा जो मेरा ओपिनियन इसके बारे में है वही ओपिनियन मेरा इनके बारे में भी है। अगर ये अच्छी हैं, गुड हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं तो इनमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर इनमें गलती है तो फिर इनमें भी गलती है। इसका मतलब है सैंपल जैसी खूबियां रिफ्लेक्ट करेगा वही खूबियां पॉपुलेशन में अज्यूम की जाएंगी। तो हम इन 2 चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने इस टाइम और कॉस्ट की वजह से। थर्ड पॉइंट, ये हम सारी बातें क्यों पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जी मैं 100% एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता, मैं 100% तस्दीक क्यों नहीं कर सकता। तो हम उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं और उस क्वेश्चन के आंसर में मुख्तलिफ बातें आ रही हैं हमारे सामने। ऐसा ही है जी? सो ये 2 बातें मुकम्मल हो गई। तीसरी बात, तीसरा कहते हैं ऑडिट प्रोसीजर बेस्ड ऑन ऑडिटर जजमेंट दैट मे बी रॉन्ग। बेटा देखो ऑडिटर भी तो एक इंसान है, वो आ रहा है ओपिनियन देने के लिए। किसके बारे में ओपिनियन देने के लिए? एक ही जो चीज़ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर उसने ओपिनियन देनी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई किसने है? मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट भी जजमेंट यूज करती है बनाते हुए, वो भी गलती कर सकती है। हम उसे कहते हैं वो मैनेजमेंट की जजमेंट है। अब हम बात करें ऑडिटर की। देखो ऑडिटर आया, वो क्या करेगा? वो अपना होमवर्क करेगा। होमवर्क से मुराद वो ये चेक करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक भी है कि नहीं है। तो ये देखने के लिए वो क्या करेगा? अपना होमवर्क। होमवर्क क्या है? प्रोसीजर्स। ऑडिटर क्या कर रहा होगा? प्रोसीजर्स लगा रहा होगा। ये उसका होमवर्क है, ये उसका होमवर्क है। अब जब वो प्रोसीजर लगाने जाता है बेटे, विद द पैसेज ऑफ टाइम हम आगे जाके सीखेंगे प्रोसीजर वो किस तरह लगाएगा, कैसे प्रोसीजर, प्रोसीजर्स की क्या टाइप है। तो बेटा वो प्रोसीजर लगाते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी जजमेंट यूज कर रहा होगा, जिसे हम कहेंगे ऑडिटर की जजमेंट।
ऑडिटर्स जजमेंट। जैसे हम वारंटी को वेरीफाई करने के लिए वो वारंटी के ऊपर अपनी एक जजमेंट बना रहा होगा कि मैं अज्यूम करता हूं इतने परसेंट होनी चाहिए, इतने परसेंट, तो उसकी भी अपनी जजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, उसकी जजमेंट भी तो गलत हो सकती है। तो यस, ये भी एक रीजन है कि 100% जा सकती है, क्योंकि वो खुद भी इंसान है, वो भी गलती कर सकता है अपने काम में। जहां हम ये कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए मैनेजमेंट ने गलती की, तो फिर ऑडिटर भी तो गलती कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी स्टाफ में नॉट बी कोऑपरेटिव इन फर्निशिंग इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स। बेटा मुझे एक बात बताओ, ऑडिटर गए ऑडिट करने, से मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं मैं पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर हूं, मुझे पीडब्ल्यूसी ने नेस्ले पाकिस्तान के ऑडिट पे भेजा है। मैं नेस्ले पाकिस्तान वालों को जाके कहूंगा सर लाइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं चेक करने आया हूं, अश्योरेंस देने आया हूं, सो मुझे ज़रा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो दीजिए। उन्होंने कहा अच्छा जी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते, ये लें जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरे पास आ गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैं उन्हें कह रहा हूँ सर ज़रा प्लीज़ अपने सेल्स के डॉक्यूमेंट दिखाइए, वो कहें नहीं है या नहीं दिखा रहे, नॉन कोऑपरेटिव है, नहीं दिखा रहे। फिर हो सकता है मैं उनसे कहूँ सर मुझे ये एसेट्स वेरीफाई करने हैं, प्लीज़ अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, मैंने आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, प्लीज़ प्रॉपर्टी के कागजात दिखाइए, वो कहते हैं नहीं दिखाने, या वो टाल मटोल कर रहे हैं, नहीं दिखा रहे मुझे, मेरा पूरे 3 महीने गुजर गए, मैं वहीं बैठा हुआ, मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, मैं रोज़ मांग रहा हूँ, रोज़ नहीं दे रहे, कहते सर देते हैं, आ रहे हैं, वो वहाँ पड़े हैं, इस तरह के बहाने बना रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्टाफ ही जब कोऑपरेटिव नहीं होगा तो वो मुझे 100% डाटा ही प्रोवाइड नहीं करेगा, कुछ चीज़ें ऐसी रह जाएंगी हर ऑडिट के एंड पे जो उसने मुझे प्रोवाइड नहीं की होंगी। तो मैं अगर मुझे 100% डाटा ही नहीं मिला तो मैं 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता हूँ? मैंने प्रॉपर्टी के कागज़ ही नहीं देखे, मैंने व्हीकल के कागज़ ही नहीं देखे, मुझे एक्सपेंसेस के वाउचर ही नहीं दिए, मुझे इनकम की सेल इनवॉइसेस नहीं दी, जब मुझे डाटा ही 100% नहीं मिला तो मैं 100% एश्योरेंस कैसे दे सकता हूँ? हाउ आई कैन डू दैट, हाउ कैन आई डू दैट? मैं कर ही नहीं सकता ये चीज़। ये बात समझ आ रही? सो वंस अगेन एक और एलिमेंट कि क्यों 100% एश्योरेंस नहीं दे सकता, बिकॉज मुझे डाटा ही नहीं दे रहे और मुझे एविडेंस, मैं एविडेंस चेक करने आया हूँ, वो एविडेंस दोगे तो चेक करूंगा ना। सो भाई वो स्टाफ तो मुझे डाटा ही नहीं दे रहा, मैं क्या करूं? सो मैं भी अपना काम 100% नहीं कर सकता। लिमिटेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। लें जी, अब मेरे होमवर्क पे बात आई है। मैं जब भी बात किया करूंगा प्रोसीजर की तो मैं आसान लफ्ज इस्तेमाल किया करूंगा होमवर्क। मेरे होमवर्क पे फिर प्रॉब्लम आ गई है। क्या क्या लिमिटेशन है मेरे होमवर्क की? वो कहता है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मैनेजमेंट। ओ भाई तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन ही ना दीजिए तुम क्या कर लोगे? जैसा फॉर एग्जांपल मैं वंस अगेन पीडब्ल्यूसी का ऑडिटर हूं, मैं गया हूं से मास्टर टाइल्स के पास और मास्टर टाइल वालों को कहता हूँ लाओ फाइनेंशियल्स। उन्होंने कहा सर ये लें फाइनेंशियल। मैंने देखा फाइनेंशियल, मैंने कहा अच्छा मैं इसकी इनकम स्टेटमेंट जरा देखता हूँ। मैंने इनकम स्टेटमेंट खोली तो मुझे पता लगा वहां पे लिखा हुआ है सेल्स, और सेल्स के ऊपर लिखा हुआ है कि बिलियन में सेल्स हैं और सेल्स हैं टोटल 500 बिलियन की। मैंने कहा वाओ 500 बिलियन, वेरी गुड। तो उन्होंने कहा, मैं कहा सर मुझे इनवॉइसेस दें। उन्होंने मुझे 4 वेयर हाउसेस की इनवॉइसेस दे दी, या मैं यूं कह लेता हूं, चलें और आसान कर लेता हूं, उन्होंने मुझे 4 डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस दे दी। मैं D1 D2 लिख लेता हूं, डिस्ट्रीब्यूटर की इनवॉइसेस। उन्होंने कहा सर ये हमारा लाहौर का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये मुल्तान का डिस्ट्रीब्यूटर है, ये साहिवाल का, से गुजरांवाला का। सर ये मैंने आपको 4 शहरों में हमारा लिख लेते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद, कराची की और से मुल्तान की। ले सर ये हमारी 4 शहरों की डिस्ट्रीब्यूशन सेल है जो कि 500 बिलियन बनती है। ले सर मैं बड़ा खुश, मैंने इन चारों को टोटल किया, 500 बिलियन पूरा हो गया। मैंने कहा बेहतरीन, इन्होंने तो बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन दी है। इन्होंने मुझे बताया 100 बिलियन इधर से आया सर, हमें 100 बिलियन इधर से आया, 200 बिलियन यहाँ से आया और 100 बिलियन यहाँ। सर टोटल 500 बिलियन पूरा हो गया। अब बीइंग एन ऑडिटर मैं क्या करूंगा? खुश, सेल्स वेरीफाइड, भाई 4 इलाकों से सेल आई उन 4 सिटीज से, और चारों सिटी को टोटल करने के बाद मेरा टोटल तो पूरा होता है। मैं तो सही क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। मैं 100% इंश्योरेंस दे देता हूं, कैसे दूंगा? हो सकता है इस सारे में गुजरांवाला का डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा ही नहीं दिया उसने, आपको छुपा गया।
या उसने आपको से, और कौन सी सिटी बची है हमारी, कोई और बचा एरिया से, कोई और सिटी का नाम ले लें, फैसलाबाद, यस सपोज फैसलाबाद का डाटा छुपा लिया उन्होंने हमसे। उसके नाम मुझे ये जहन में है कि मास्टर टाइल फैसलाबाद में मौजूद भी है कि नहीं है, उन्होंने डाटा कंसील कर लिया। क्या डाटा उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया, 100% डाटा दिया? नहीं, ये तो वो फ्रॉड कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर कंपनी इंटेंशनल आपको डाटा ना दे, आपको तो कभी पता भी नहीं चलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन कौन सा है, वो कहाँ कहाँ सेल कर रहा है, आपको कभी पता चल सकता है? कभी भी नहीं पता चलेगा। सो इन फैक्ट इसका मतलब है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अगर तुम्हें मैनेजमेंट पूरा डाटा ही नहीं दे रही, तो तुम अपना होमवर्क कैसे कह सकते हो कि मेरा होमवर्क 100% मुकम्मल हो गया? कह ही नहीं सकते। इसका मतलब तुम अपनी ओपिनियन के बारे में 100% श्योरिटी नहीं दे सकते। ऑडिटर लिमिटेशन ऑफ लीगल पावर। जनाब, ऑडिटर की भी एक लिमिट है। ऐसा नहीं है ऑडिटर कहते हैं यार डाटा दो, मैंने तुम्हारा स्टॉक, मैंने तुम्हारा गोडाउन देखना है, वो गोडाउन नहीं देखने दे रहे, मैंने पुलिस बुला ली, क्या जी मैं सर्च वारंट लेके आया हूँ, मैं तुम्हारा गोडाउन नहीं, ऐसी कोई पावर ऑडिटर के पास। ऑडिटर हमेशा जाके रिस्पॉन्सिबल पार्टी को क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है कि जनाब मुझे ये डाटा चाहिए, मुझे प्रोवाइड कर दें। आप दे देंगे तो मैं अच्छी ओपिनियन दूंगा चेक करने के बाद, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर मैं अपनी ओपिनियन के अंदर लिख दूंगा कि आपने मुझसे गलत किया कुछ, फिर मैं कह दूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। लो मैनेजमेंट क्यों डरती है ऑडिटर से? इसी वजह से कि ये अपने ओपिनियन में ये ना कह दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर। अगर ऑडिटर ने ये कह दिया तो क्या इंटेंडेड यूजर या जो इस्तेमाल करे फाइनेंशियल वो रिलाय करेगा? इन्वेस्टर क्यों रिलाय करेगा? फिर ना इन्वेस्टर रिलाय करेगा, ना लेंडर रिलाय करेगा। सो हमारे वर्ड्स बीइंग एन ऑडिटर ये रिलायंस का काम करते हैं। अगर ऑडिटर के वर्ड्स खराब होंगे तो रिलायंस लेवल भी खराब हो जाएगा। ठीक हो गया? सो नेक्स्ट पॉइंट आ गया कि ऑडिटर की लिमिटेशन है लीगल पावर की, पावर टू सर्च, ऐसी उसके पास पावर्स नहीं है, वो मिन्नत तरली कर सकता है, वो उससे रिक्वेस्ट ही कर सकता है बस। ठीक है, नेक्स्ट अब फ्रॉड की बात करते हैं। अभी मैंने जो ये सिखाया ये वाला पॉइंट, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार ये वो फ्रॉड कर रहा है, वो हमसे डाटा छुपा रहा है, वो हमें अपने फैसलाबाद के आउटलेट का सेल ही नहीं बता रहा, इनफैक्ट फ्रॉड कर रहा है। इसी तरह एक बार याद रखना, हमारे पास अगर हमारी किसी पर्सन की इंटेंशन हो ना, इंटेंशन टू डिसीव, मतलब कि वो दानिस्ता तौर पर धोखा देना चाहता है, तो फिर याद रखना वो बड़ा क्लेवर होता है, फिर वो प्रॉपरली हर स्टेप्स को केयरफुली कैरी करता है कि मेरी चोरी, मेरा फ्रॉड पकड़ा ना जाए। सो बेटा फ्रॉड इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स। इसका मतलब है अगर फ्रॉड इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि सीनियर मैनेजमेंट भी अगर इन्वॉल्व है उसके अंदर, एंड सीनियर मैनेजमेंट, तो डिफिकल्ट वुड बी डायरेक्ट, यानी दैट वुड बी डिफिकल्ट टू डायरेक्ट, फिर ऑडिटर के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता कि वो चोरी पकड़ सके। सो फ्रॉड ही नहीं जब पकड़ पाए, रीजन क्या है? क्योंकि फ्रॉड डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है। हर पॉसिबल नहीं है कि आप 100% लोगों के फ्रॉड पकड़ पाओ, नहीं पकड़ पाओगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कहीं भी कोई छोटी मोटा फ्रॉड हुआ नहीं पकड़ा जाएगा। सपोज स्क्रैप सेल उन्होंने बेच दिया जाके, आपको कैसे पता लगेगा? गोडाउन में नहीं इतना स्क्रैप होना चाहिए था, क्योंकि बहुत टेक्निकल हो गया एरिया, वो फ्रॉड करेंगे तो वो फिगर्स चेंज भी कर सकते हैं। सो समझाने की बात ये हुई कि फिर इसका मतलब है फ्रॉड जब डिफिकल्ट टू डिटेक्ट है, जब तुम फ्रॉड पकड़ नहीं सकते क्योंकि एक ह्यूमन लिमिटेशन है या वो कॉम्प्लेक्स है, तो फिर इसका मतलब हुआ ये कि फिर फ्रॉड नहीं पकड़ा जाएगा। तो तुम फिर 100% अश्योरेंस कैसे दे सकते हो? तुम कैसे कह सकते हो एब्सोल्यूट अश्योरेंस, मैं 100% तस्दीक करता हूं? नहीं कर सकते। बात समझ आ रही है? और फिर लास्ट पॉइंट जो बहुत टेक्निकल या बहुत टची है, दैट इज इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये अब सारी बातें हम क्या पढ़ रहे हैं, जरा गौर करो। हम पढ़ रहे हैं कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं दे सकता। सो आखिरी एक बात लिखी हुई है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की लिमिटेशंस की वजह से, उसके अंदर छुपी हुई लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशन, हिडन लिमिटेशंस, किसके अंदर? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंदर। इसका मतलब हमें पहले इस बात को समझने के लिए ये समझना पड़ेगा कि इंटरनल कंट्रोल है क्या।
व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल कंट्रोल? इसका मतलब है आज हम चौथी बात समझने लगे हैं इस पॉइंट को लेकर कि इंटरनल कंट्रोल्स क्या हैं। फिर लो जरा मैंने एक चीज छोटी सी बिल्टअप की इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को समझाने के लिए। देखो ट्रांजैक्शंस हैं कंपनी के अंदर, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनमें से मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस के हेड लिख दिए हैं। यही हेड्स होते हैं, सेल हो रही होगी, परचेज हो रही होगी, एक्सपेंसेस इनकर हो रहे होंगे, इनकम हो रही होगी, एसेट्स, लायबिलिटी या कैपिटल, ऐसा ही है। यही मैक्सिमम हो सकते हैं या मैं मिनिमम कह देता हूं, चलो मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम की तरफ नहीं जाते। ये सारी चीजें एक कंपनी अपने अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर एंट्रीज पास करती है, जो आप सीख के आ चुके हो, जर्नल एंट्रीज जिसे कहते हो, और फिर वो अपनी रिपोर्ट्स में जाके देखती है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी होती है। अकाउंटिंग सिस्टम है तो ऑटोमेटिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्ट हो रही है, किससे? अकाउंटिंग सिस्टम से। एसेट, लायबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी एंड नोट्स। इसका मतलब प्रोसेस, ये सारे इनपुट्स हैं, डाटा एंट्री इनपुट्स है, ये सिस्टम है और ये आउटपुट है। तो बेटा अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कंट्रोल्स, हमने क्या पढ़ा ऊपर वर्ड, हमने कहा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो जरा इंटरनल कंट्रोल को समझ रहे हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। इसका मतलब अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर कुछ कंट्रोल्स होंगे। कंट्रोल्स किस किस्म के हो सकते हैं जरा समझो। मैं कहता हूं अगर एक पर्सन है, उसको हमने इजाजत दी हुई है कि तुम सेल रिकॉर्ड करो और पेमेंट्स रिसीट्स रिकॉर्ड करो, क्या इजाजत दी हुई है? सपोज सलमान साहब हैं, ये एम्प्लॉई हैं एक कंपनी के, और कंपनी का नाम है से ABC कंपनी। ABC कंपनी में सलमान साहब को ये इजाज़त है या उनकी ड्यूटी है कि उन्होंने सेल्स रिकॉर्ड करनी है, क्रेडिट सेल्स, और उन्होंने रिसीट्स रिकॉर्ड करनी है, यानी जो कैश कलेक्ट होगा कस्टमर से। बड़ी आसान सी अकाउंटिंग एंट्री है सेल्स की, क्या? डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट। सपोज मैं कहते हैं कि ABC कंपनी ने निशात को कुछ चीजें भेजी, से मैं कहता हूं 5 लाख की सेल की। सलमान को इख्तियार था, सलमान ने फौरन से पहले ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी होगी यहां पे। अकाउंटिंग सिस्टम में एंट्री पास की तो यहां पे चले गई होगी, कहां पे? कंप्रीहेंसिव इनकम में और फाइनेंशियल पोजीशन में। क्यों? बिल्कुल, ये एसेट हैं, ये चले गए होंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, और ये क्या है? इनकम है, ये चलेगी होगी स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम में। इसका मतलब एसेट भी रिकॉर्ड हो गई, इनकम भी रिकॉर्ड हो गई। अब सलमान को तुमने इख्तियार दिया हुआ है रिसीट्स का कि तुम्हें कैश कलेक्शन भी रिकॉर्ड कर ले। अब मज़ेदार बात, यहाँ पे कैश आ गया, सलमान ने रिकॉर्ड नहीं किया, वो पैसे जेब में डाल लिए। असूलन एंट्री क्या होनी चाहिए थी? कैश डेबिट, निशात क्रेडिट, कि निशात ने पेमेंट कर दी है जी 5 लाख की, ठीक है, सो कैश डेबिट, निशात क्रेडिट। लेकिन अब अगर ऐसा कुछ हो जाए कि सलमान को एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की भी इजाजत हो, अब मैं एक तीसरी इजाजत दे रहा हूं सलमान को कि वो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर सकता है, तो क्या वो ये एंट्री पास नहीं कर देगा? बैड डेट, एक्सपेंस डेबिट, निशात क्रेडिट। सलमान को कैश आ गया, वो उसने जेब में डाला और एंट्री पास कर दी एक्सपेंस की, ताकि डेटर खुद ब खुद खत्म हो जाए। बैलेंस ही नहीं होगा तो रिकवरी क्या करनी? तो देखो ना, डेबिट और क्रेडिट खत्म, और बजाय के सेल रिकॉर्ड करने के, कैश रिकॉर्ड करने के, उसने बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। ये क्यों खराबी पैदा हुई? ये एक्सपेंस क्यों रिकॉर्ड हो गया, या ये फ्रॉड कैसे कमिट हो गया? क्योंकि आपने सलमान को एक इजाजत दे रखी है सिस्टम के अंदर, जो कि इजाजत सलमान के पास किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इजाजत भी नहीं होनी चाहिए सलमान के पास। सलमान के पास इजाजत होनी चाहिए सिर्फ सेल रिकॉर्ड करने की। प्रैक्टिकली ऐसे होता है, जो रिकॉर्डिंग करता है वो रिसीट नहीं करता, ताकि रिकॉर्डर वाला रिकॉर्डिंग करे, रिसीट कोई और करेगा। बात समझ आई? इसे कहते हैं, इसे एक वर्ड यूज करते हैं, टेक्निकल वर्ड, इसे कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ये पढ़ के भी आए होंगे आप लोग वर्ड, कि जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे सेग्रीगेट कर दो कि ये कोई खराबी पैदा ही ना कर सकें। किसी को सेल रिकॉर्ड करने का इख्तियार दो तो रिसीट का इख्तियार मत दो,
एक्सपेंसेस के इख्तियारात मत दो, उसको कहो तू सिर्फ सेल के इख्तियार रखता है। जिसको रिपोर्ट देखने के इख्तियारात दो, एडिट करने के इख्तियारात दो, उसको डेटा एंट्री के इख्तियारात मत दो। यानी जो ये देख सकता है उसके पास ये करने के इख्तियारात नहीं होने चाहिए, जो ये कर सकता है उसके पास ये इख्तियारात नहीं होने चाहिए। सो इसका मतलब है ये हैं कंट्रोल्स, ये वो पॉलिसीज हैं जो हम बनाएंगे ताकि चोरी को, एरर को, मिसस्टेटमेंट को कम से कम किया जा सके। हम गेट पे चौकीदार क्यों खड़ा करते हैं, गार्ड क्यों खड़ा करते हैं? सिक्योरिटी के लिए। क्या 100% चोर ने आना है? नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि कोई चोर या कोई थेफ्ट करने आए तो हमारा गार्ड उसको सिक्योर कर ले। हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं रादर देन रिएक्टिव मेजर्स लेने के। हम गलत काम होने से पहले एक बंदा वहां बैठा देते हैं ताकि गलत काम ना हो। ये हमारे कंट्रोल हैं, इसे कहते हैं फिजिकल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि फिजिकली हम अप्लाई कर रहे हैं। सो फिजिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश क्यों किया जा रहा है? प्रिवेंटिव मेजर्स। किसी गलत काम होने से पहले हमने फोर्सी कर लिया कि गलत काम होगा, इसलिए यहां बंदा बिठा दो, बैंक के बाहर 2 गार्ड बिठा दो, एक अंदर सुला दो, ताकि लोग को पता हो अंदर गार्ड मौजूद है थेफ्ट करने से पहले, एरर से पहले। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी कंट्रोल, यानी गार्ड बिठा दो। कौन सा गार्ड? ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी का गार्ड, कि एक बंदे से इख्तियारात ही ले लो कि वो कोई और काम ना कर सके। ये हमारा प्रिवेंटिव मेजर है ताकि कोई गलती ना हो सके। सिस्टम ही ऐसा डिजाइन करो कि गलती के चांसेस कम से कम, सिस्टम ही ऐसा डिजाइन करो कि फ्रॉड के चांसेस कम से कम हो जाए। इसे कहते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स या कंट्रोल। और चूंकि ये सिस्टम के कंट्रोल हैं इसलिए इसे कहते हो इंटरनल कंट्रोल्स, वरना हम उसे क्या कह रहे हैं? फिजिकल कंट्रोल। इसे क्या कह रहे हैं? इंटरनल कंट्रोल। मकसद वही है, प्रिवेंटिव मेजर्स, कि हमें पता हो कि यार हमने पहले ही रोक लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये कंट्रोल या तो बहुत अच्छे होंगे या बुरे होंगे, या स्ट्रांग होंगे या वीक होंगे। ये कंट्रोल हैं किसके? सिस्टम के। सिस्टम किसका है? मैनेजमेंट का, रिस्पॉन्सिबल पार्टी का सिस्टम। ऐसा ही है ना, ये मैनेजमेंट का सिस्टम है ना। इसका मतलब है अगर अब मैं तो थोड़ी सी और मुश्किल बात करने लगा हूं इसका मतलब है मैनेजमेंट का सिस्टम अगर स्ट्रांग है तो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर उसका सिस्टम बड़ा अच्छा है, उसने बड़े अच्छे कंट्रोल्स लगाए हुए हैं, बड़े अच्छे गार्ड्स बिठाए हुए हैं, बड़े अच्छे प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर कंट्रोल स्ट्रांग है तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट क्या होगा? लो होगा। गलती के चांस कम, चोरी के चांस कम, मिस स्टेटमेंट के चांस कम हो जाएंगे। इसका मतलब है अगर मैनेजमेंट ने, इस एबीसी कंपनी ने बड़े अच्छे कंट्रोल बनाए हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत कम रिस्क होगा। और हम कौन है? बीइंग एन ऑडिटर, हमने क्या करना है? वेरीफाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम काम करना पड़ेगा ना। चीजें अच्छी हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, गलती के चांस कम है, तो काम भी तो कम करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल हुए तो रिस्क कम होगा। ये मैनेजमेंट है। हमारा लेस वर्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर, तो ऑडिटर को काम भी तो कम करना पड़ेगा, मतलब होमवर्क कम होगा। मतलब होमवर्क कम होने से क्या मुराद है? लेस प्रोसीजर नीड टू बी अप्लाइड। हमें अपने ऑडिट प्रोसीजर क्या करने पड़ेंगे? कम कर लेंगे, थोड़ी जल्दी काम खत्म हो जाएगा। रिस्क ज्यादा नहीं है क्योंकि लोगों के कंट्रोल बहुत अच्छे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स बहुत अच्छे हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर वीक कंट्रोल हो तो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बन रही है उसमें गलती के बेशुमार चांसेस हैं, हाई रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतनी रिस्की हो तो फिर ऑडिटर जब वेरीफाई करने आएगा और ये कहने आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, तो उसे कितना काम करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा। और मोर वर्क रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म, होमवर्क ज्यादा हो गया, घर से काम ज्यादा मिल गया, मींस मोर डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर नीड टू बी अप्लाइड। ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई करने पड़ेंगे। पल्ले बड़ी बात। तो इसका मतलब ये हुआ अगर अब मैं लिंकेज क्रिएट करूं अगर मैं लिंकेज क्रिएट करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कंट्रोल स्ट्रांग हुए
तो इसका मतलब ये हुआ रिस्क क्या है, बल्कि यूं कर लेते हैं, कंट्रोल स्ट्रांग हुए तो एक रिस्क की बात कर लेते हैं, एक ऑडिट प्रोसीजर्स की बात कर लेते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कंट्रोल स्ट्रांग हुए तो रिस्क कम होगा, रिस्क कम हुआ तो काम भी ऑडिटर को कम करना पड़ेगा, इसका मतलब है। और अगर हम ये कहें कंट्रोल जो हैं वो वीक हैं, तो इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और रिस्क ज्यादा हुआ तो काम भी ज्यादा होगा। सो कंट्रोल अच्छे, लो रिस्क, लो ऑडिट प्रोसीजर्स, कंट्रोल वीक हुए, हाई रिस्क, हाई ऑडिट प्रोसीजर्स। बात समझ आई? सो यही तक इख्तिताम करता हूं। रिस्क दो तरह के होते हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। आपने एक काम करना है, लर्निंग, इस पर्टिकुलर लेक्चर का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 है, यानी आसिफ साहब की बुक से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3, उसका 3 का सिर्फ एक पार्ट होगा एब्सोल्यूट एश्योरेंस के ऊपर, बस वो पढ़ के आना है, बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बाकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग थी। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह ताला सबको सलामत फरमाए जी।